श्री गुरुभ्यो नमः। मैं नरेश कुमार एक बार फिर व्याकरण पीवाई क्यू लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आपको हमारी ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का प्रथम सवाल है टीजीटी 2019 का। इकारांत पुल्लिंगः सखी शब्दस्य चतुर्थी एकवचने किम रूपम्। इस सवाल का सही जवाब सख्यई या सखायई या सख्ये या सख्यो। इस सवाल का सही जवाब है तो सखी शब्द के इकारांत के रूप आप याद रखेंगे। ठीक है। क्या? सखा रूपों को ऐसे याद करेंगे। कैसे? सखा, सखायम, सख्या, सख्ये, सख्यु, सख्यु, सख्यौ, हे सखे। ठीक है। तो अब सखी शब्द के इकारांत पुल्लिंग होता है। सखी शब्द है ना, इकारांत पुल्लिंग। ठीक है। तो प्रश्न में देखते हैं। तो इकारांत पुल्लिंग पूछा है, सखी शब्द पूछा है, चतुर्थी विभक्ति पूछी है, एक वचन पूछा है। तो सखा, सखायम, सख्या, सख्ये। ठीक है। तो ये बनेगा। इस सवाल का ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्यों? तो आप देख सकते हैं ये। ठीक है। इस रूप को आप याद रखेंगे, याद करेंगे। तो सखा, सखायम, सख्या, सख्ये, सख्यु, सख्यु, सख्यौ, हे सखे। और द्विवचन में सखायऊ एक जैसे होते हैं ये। सखायऊ, सखायऊ। फिर सखीभ्याम, सखीभ्याम। फिर सख्यो, सख्यो। ठीक है। सखायः ये भी बहुत पूछा जाता है। सखायः, सखीन। तृतीया में सखी भी, सखीभ्य, सखीभ्य। और सखी नाम, सखीषु, हे सखाया। तो आप शब्द रूप याद कर लेंगे सखी का। तो ऐसे याद करें। सखा, सखायम, सख्या, सखे, सख्यु, सख्यु, सख्यौ, सखे। इसका पूछ लिया है। अगला सवाल टीजीटी 2019 में ही ये सवाल है। करिन इकारांत पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचने किम रूपम। करिणी, करिणः, करिणा, करिणौ। इस सवाल का सही जवाब तो करिन शब्द है वो इकारांत है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इस सवाल का सही जवाब इस सवाल का सही जवाब होगा। देखते हैं हम। जैसे देखो, करी का रूप है जैसे। क्या? करी, करिणम, करीणा, करिणे, करिणः, करिणः, करिणी, करिणी। करिणौ, करिणौ, करिभ्याम, 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 करिणोः, करिणोः, करिणौ। करिणः, करिणः। करिभि, करिभ्य, करिभ्य, करिणाम, करिषु, करिणः। ठीक है। तो ये पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ था? प्रथमा का बहुवचन का रूप पूछा हुआ है। तो देखिए क्या है। करिन शब्द का इकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। तो करी, करिणौ, करीणा। हाँ, तो इस सवाल का ये जवाब सही होगा। ठीक है। तो करीणा कहीं नहीं बनेगा क्योंकि उसमें वहां विसर्ग दिखा रखे हैं। ठीक है, इसलिए ये नहीं बनेगा। और करिणौ और करिणी, ठीक है, ये भी नहीं है। तो प्रथमा का बहुवचन, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसको आप शब्द रूपों को, करिन का नकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसको आप ऐसे याद करें। ठीक है। तो आसानी से याद होगा। जैसे करी, करिणम, करिणा, करिणे, करिणः, करिणः, करिणी, करिन। करिणौ, करिणौ, करिभ्याम, 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 करिणो, करिणो, करिणौ। करिणः, करिभिः, करिभ्य, 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 करिषु, करिणः।
ठीक है, तो ये भी पूछने लायक है और ये भी पूछने लायक है, और एक वचन तो पूछते ही है। ठीक है, कोई भी, सारे इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या होगा? सवाल है, सवाल नंबर 3। विप्राय गाम ददाति इत्यस्मिन् वाक्ये विप्र शब्दे चतुर्थी विभक्ति केन सूत्रेण अभवत्? विप्राय गाम ददाति ये वाक्य है, इस वाक्य में विप्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति कैसे हुई, कौन से सूत्र से हुई? तो सूत्र नंबर 1, कर्मणा यमे विप्रैति संप्रदानम, या चतुर्थी संप्रदाने, या रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, या एतेषु कोऽपि नास्ति। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? आप सवालों के जो उत्तर है वो साथ साथ देने का अभ्यास करें, जिससे आप प्रैक्टिस हो जाएगी। आज का सवाल नंबर 3 है। इस सवाल का सही जवाब है, पहले, सबसे पहले हमें प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। जैसे विप्राय गाम ददाति, ये प्रश्न है। विप्र यानी ब्राह्मण को गाय देता है। इस वाक्य में विप्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति पूछी है यहाँ। क्या? चतुर्थी विभक्ति। तो विभक्ति करने वाला सूत्र तो केवल एक है, चतुर्थी संप्रदाने। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चतुर्थी संप्रदाने। अब एक सूत्र है, आया है कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। तो चतुर्थी विभक्ति किसमें होती है? जो संप्रदान होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं संप्रदान संज्ञा पूछा होता तो इस सूत्र ये आता। यहाँ पूछा है चतुर्थी विभक्ति किससे होती है, तो कह रहे हैं दानस्य कर्मणा, दान के कर्म से, यम अभिप्रेति, जिसको अभिप्रेत करके जो दान दिया जाता है, स वह क्या हो जाता है? संप्रदान संज्ञक स्यात्। ये ध्यान रखेंगे कि दान के कर्म में जो अभिप्रेत होगा वह संप्रदान होगा। तो यहाँ पर कौन अभिप्रेत है? गाय किसको दी जा रही है? तो विप्र को दी जा रही है, तो विप्र क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, और अनभिहितेव इति एव दानियो विप्रः। ठीक है, दान देने योग्य ब्राह्मण। तो यहाँ पे अनभिहित क्यों कहा, अभिप्रेत क्यों कहा? इसीलिए। ठीक है, तभी इसमें लगी, अन्यथा ये नहीं लगती। जो कह रहे हैं यम उद्देश्य दानम दीयते, जिसको उद्देशित करके दान दिया जाता है, तत्कारकम, वह कारक कौन सा होता है? संप्रदान होता है। यथा जैसे उपाध्यायाय गाम ददाती, उपाध्याय को क्या देता है? गाय देता है, तो ये संप्रदान हो जाएगा उपाध्याय। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सूत्र चतुर्थी संप्रदान है, ये बता दिया मैंने। इसके बाद क्रिया, क्रियया यम अभिप्रैति शो अपि संप्रदानम, ये वार्तिक है। ये कहता है क्रिया के द्वारा जो विप्रेत होता है वह भी संप्रदान होता है, ये वार्तिक है। ठीक है, जैसे पत्ये सेते, यानी पति सोता है। ठीक है, पति में क्या लगी? चतुर्थी। और यजे कर्मण कर्ण संज्ञा, तो ये एक परिभाषा है, वार्तिक है। कह रहे हैं यजे कर्मण कर्ण संज्ञा और संप्रदान से कर्म संज्ञा। तो कह रहे हैं यज्ञ कर्म में कर्ण की संप्रदान संज्ञा और संप्रदान की कर्म संज्ञा। ठीक है, यानी कर्म की कौन सी संज्ञा होगी? कर्ण संज्ञा, और संप्रदान की कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। तो कैसे? कह रहे हैं पशुना रुद्रम यजते। तो यहाँ पर देखो, पशुओं के द्वारा रुद्र को, पशुओं से रुद्र को यजन किया जाता है, ये उदाहरण ये है। तो यहाँ पर क्या है? वैसे बनना तो क्या चाहिए? पशुम रुद्राय ददाति। ठीक है, पशु रुद्र के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कर्म क्या था? पशुना, पशु कर्म था। तो इस कर्म को क्या कर दिया? कर्ण कर दिया, तो तृतीया लग दी। और रुद्र, रुद्र क्या था? ये संप्रदान था, जैसे यहाँ पर संप्रदान किया हुआ है। तो ये इस परिभाषा के अनुसार यहाँ पर क्या हो गया? ये रुद्र
कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, तो इसलिए ये बन गया पशुना रुद्रम यजते। ठीक है, ये वाक्य सही होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः एक सूत्र है कारक का चतुर्थी विभक्ति का। तो कह रहे हैं रुच्यर्थानाम धातुनाम प्रयोगे, रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग होने पर प्रियमाण अर्थ, जो प्रिय लगता है वो भी क्या होता है, संप्रदान संप्रदानम स्यात्। जैसे हरये रोचते भक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हरि ये संप्रदान हो गया। ठीक है, क्योंकि भक्ति अच्छी लगती है किसकी, हरि की, इसलिए हरि में चतुर्थी। क्यों, क्योंकि जो रुच्यर्थक धातु है, रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में जो प्रिय लगता है ना, प्रिय क्या लगता है, हरि की भक्ति। किसकी भक्ति, हरि की, तो इसलिए चतुर्थी। फिर कह रहे अन्य कर्तिकोभिलाषे रुचि, अन्य कर्ताओं में क्या होगी, वो रुचि मानी जाएगी। हरिनिष्ठ प्रीतिर भक्ति, भक्ति है वो तो क्या है, वो तो अभिलाषा है, वो तो रुचि है। परंतु क्या है, हरिनिष्ठ में क्या है, प्रीति, प्रीति किस में है, हरि में, तो इसलिए हरि में चतुर्थी लगेगी। और प्रियमाण किम, ठीक है, हरि शब्द में क्या लगेगी, चतुर्थी। फिर कह रहा है प्रियमाण किम, तो कह रहे हैं देवदत्ताय रोचते मोदक पथि। ठीक है, देवदत्त को मोदक अच्छे लगते हैं रस्ते। ठीक है, तो यहाँ पर भी चतुर्थी होगी। क्यों, क्योंकि लड्डू किसको अच्छे लगते हैं, यह वैसे तो मोदकाय होना चाहिए, परंतु मोदक अच्छे लगते हैं किसको लगते हैं, देवदत्त को लगते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है प्रियमाण हो जाए तो। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखेंगे, हरिये रोचते भक्ति, ये उदाहरण पूछा जा सकता है। सिद्धांत कौमुदी से मैंने ये कलेक्ट किए हैं, तो सिद्धांत कौमुदी से ही पूछे जाते हैं। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 4 है, चोर भयम पदस्य समास विग्रह भवति या भविष्यति। कौन सा होगा, चौरेण भयम, चौरात भयम, चौराय भयम और चौरस्य भयम। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, प्रश्न नंबर 4 का, बताइए। इस सवाल का सही जवाब होगा, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं सूत्र है एक, पंचमी भयेन, ये सूत्र है, यही भयार्थक चौराद भयम चोर भयम, यानी भयार्थक कोई भी धातु होगी उसके योग में पंचमी लगेगी। तो चौरात भयम, चोर से डर। तो एक एक वार्तिक आता है, भय भीता भीति भी फिर रीति वाच्यम। ठीक है, ये वार्तिक है। तो वृक्ष से डर लगता है, वृक्ष से डर लगता है, वृक भी, वृक भीति और वृक भीता। ठीक है, तो डर के अर्थ में कोई होगा तो उसको क्या हो जाएगा, पंचमी भेन सूत्र से पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, भयार्थक में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चौरात भयम चौर भयम। ठीक है, अगला सवाल क्या होगा, प्रश्न नंबर 5 है, मोक्षे इच्छा अस्ति इत्यत्र कः आधारः प्रयुक्तः, अभिव्यापक, वैषयिक, औपश्लेषिक या बाह्य। तो मोक्षे इच्छा अस्ति, यहाँ पर कौन सा आधार है, अभिव्यापक है या वैषयिक है या औपश्लेषिक है या बाह्य है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, उत्तर साथ साथ देने की कृपा करें, साथ साथ उत्तर दें। इस सवाल का सही जवाब क्या है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो कैसे है देखते हैं हम। तो सबसे पहले एक सूत्र आता है आधारोधिकरणम, 1 4 45 नंबर सूत्र है आधारोधिकरणम, अर्थात जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, और जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो कह रहे हैं
क्रियाम कर्तुम कर्ता तथा कर्म एताभ्याम यस्य आधार रूपेण प्रयोग क्रियते। यानी क्रिया कर्ता और कर्म के द्वारा, इन सब के द्वारा आधार रूप में कोई भी प्रयोग किया जाता है, तत्कारकम वो कारक अधिकरण संज्ञा भवति। जैसे कटे आस्ते, ठीक है, कटे मतलब एक चटाई पर बैठा है, स्थाल्याम पचती थाली में पकाता है या कोई भी बर्तन में पकाता है। तो आधार है तीन नंबर, तीन प्रकार का, एक दो और तीन। तो सबसे पहले अब व्यापक आधार। व्यापक मतलब इसको अभिव्यापक भी कहते हैं, व्यापकम भी कहते हैं, ठीक है। अभिव्यापक कह रहे हैं यत्र, जहां पर एक पदार्थ अन्य पदार्थम संपूर्ण रूपेण एतादृशम व्याप्नोति यत् द्वयो पदार्थयो सरलतया पृथक्करणम न शक्यते। ठीक है, कह रहे हैं जहां पर एक पदार्थ अन्य पदार्थ को संपूर्ण रूप से इस प्रकार व्याप्त कर लेता है जैसे पदार्थों का सरलता से पृथक्करण नहीं कर सकता, वो कौन सा होता है? व्यापक अधिकरण होता है। भी मतलब कोई भी दो चीज है, उनमें से उन दोनों को अलग संपूर्ण रूप से यानी बिल्कुल अच्छी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता, उसको अभिव्यापक, व्यापक का मतलब होता है कण कण में रहता हो, ठीक है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो ही व्यापक आधार होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे संक्षेप में कि जो बिल्कुल बिल्कुल व्यापक अर्थात बिल्कुल कण कण में उसके रमा हुआ है, वो होता है, जैसे उदाहरण दिया है तिलेशु तेलम, तो तेल है वो तिल के कण कण में है, इसीलिए व्यापक है वो। ठीक है, तो तिल के कण कण में तेल है, तो वो व्यापक आधार है। अभिव्यापक कहो चाहे आधार कहो, अभिव्यापक कहो चाहे व्यापक आधार कहो। ठीक है, तो दूसरा आधार है ओप्शलेस, औपश्लेषिक अधिकरणम। ठीक है, तो कह रहे हैं यत्र एक पदार्थ अन्य पदार्थस्य केवलम कंचन अंशम प्राप्नोति। ठीक है, जो आधार, जो पदार्थ केवल कुछ अंश ही व्याप्त करता है, तथा च द्वयो पदार्थयो पृथक्करणम अपि सरलम, दो पदार्थों का पृथक करना भी सरल है। ठीक है, उनको क्या करना है, दोनों को अलग करना भी क्या है, सरल है। मतलब दो पदार्थ हैं, उनको हमने एक साथ लगाया, एक साथ रखा, ठीक है, तो उनमें से उन दोनों को अलग करना भी आसान हो, वो क्या होता है, उपश्लेषिक आधार होता है। ठीक है, समझाई बात क्या? अधिकरण आधार का ही दूसरा नाम है अधिकरण। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, उपश्लेष का मतलब होता है चिपके हुए। तो दो चीजों का जब मेल होगा, दो चीजें जब चिपकी हुई होंगी, तो उसमें उपश्लेष यानी दोनों चिपकी हुई चीजों को अलग भी तो कर सकते हैं, इसलिए वो कौन सा आधार होगा, उपश्लेष। तो नहीं, यानी जिनको अलग किया जा सके। जैसे यहाँ क्या उदाहरण दिया है, देवदत्त है कटे आस्ते, यानी देवदत्त कहाँ बैठा है, चटाई पर बैठा है, तो देवदत्त खड़ा हो जाएगा तो चटाई से अलग भी तो हो जाएगा ना, तो वो उपश्लेषिक आधार होगा। तीसरा आधार है जो यहाँ पूछा हुआ है, क्या है, वैषयिक अधिकरण। तो साक्षात सामीप्यम यत व्याप्ति न वर्तते, यानी साक्षात जिसकी समीपता ना पता चले, परंतु कथंचित आश्रयस्य बोधः अवश्यम भवति। ठीक है, यानी कुछ आश्रय का बोध अवश्य होता है, वो कौन सा होता है, वैषयिक आधार होता है। ठीक है, ऐसा गुरु भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति, छात्र के मन में विद्यमान भक्ति का आश्रय स्थान क्या है, गुरु है। इति आशया, और मोक्षे इच्छास्ति, मोक्ष में इच्छा है, ये भी उदाहरण क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वैश्विक मतलब मोक्ष के विषय में, यानी किसी भी चीज के विषय में, गुरु के विषय में भक्ति, ठीक है, प्रिया के लिए प्रेम, ये सब क्या है, विषय में आधार है, किसी भी विषय में। ठीक है, तो ये तीसरा आधार हो गया। ठीक है, तो आशा है कि समझ आ गया होगा, मैंने प्रयास किया कि संक्षेप में, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर दो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, तो इस सवाल के बाद अगला सवाल है, धन्यार्थः पदे समासस्य नाम निर्दिशतु।
तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी या षष्ठी? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, एक बार समझ लेते हैं इसको भी हम थोड़ा। ये है तृतीय तत्पुरुष है वैसे। तो क्या है, सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। एक सूत्र आता है समास में तृतीय विभक्ति का। क्या कह रहा है ये सूत्र कि तृतीया तत्कृत अर्थ में और गुण और वचन में, तो कह रहे हैं सुप सुप इति वर्तते तस्य विशेषणम एतत्। ठीक है। तृतीयांतम सुबंतम गुणवचनेन अर्थ शब्देन सह समस्यते। तो क्या कह रहे हैं, तृतीयांत शब्द जो सुबंत है, ठीक है, सुबंत क्या होता है, जिसके अंदर प्रत्यय लगे हों, सु औ सम और सस इत्यादि, तो यानी तृतीयांत। संस्कृत में प्रत्यय लगने के बाद ही शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो तृतीयांतम सुबंतम, तृतीयांत सुबंत के साथ गुण और वचन के साथ क्या होता है, सह समस्यते समास होता है। यानी तृतीयांत कोई शब्द हो और गुण, उसके गुण और वचन दिखाए जाएं, तो क्या होता है, उसमें समास होता है। कौन सा? तत्पुरुष च समासो भवति, उसमें तत्पुरुष समास होता है। कीदृशेन गुण वचनेन, तो कैसा, कैसा गुण वचन? तो कहते हैं तत्कृत, तद अर्थ, उसके लिए। ठीक है, उसके लिए जो भी होगा, किसके लिए? तृतीयांतार्थ कृतेन, यानी जो तृतीयांत शब्द है, उसके लिए कोई भी शब्द होगा तो उसके साथ तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के से समझेंगे। क्या? संकुलया खंड, संकुला खंड। संकुला, संकुला क्या होती है? संकुला होती है, शायद एक लकड़ी होती है, तो उसका एक टुकड़ा, उस लकड़ी का, उस संकुल का क्या, एक टुकड़ा, उसको क्या कहेंगे? संकुला खंडा। मतलब जैसे ये पेन है, इस पेन का हम यदि खोल दें, आगे से थोड़ा अलग कर दें, तो इसको क्या कहेंगे कि इस टुकड़े को क्या कहेंगे? संकुला का खंड, यानी एक कोई चीज का खंड, टुकड़ा। ठीक है, उसको कहेंगे संकुला खंड। यानी संकुला के द्वारा किया गया वो खंड है, इसीलिए संकुला खंड है। ठीक है, तो तत्कृत अर्थ हुआ ना, तत्कृत मतलब उसी के द्वारा किया गया, मतलब इस पेन से अलग किया गया। ठीक है, वो क्या है, वो तत्कृत है। ये ध्यान रखेंगे। और एक उदाहरण क्या है, कीरिणा काणः, किरी काणः। ठीक है, और अर्थ शब्द से क्या है, धान्येन अर्था, धान्येन मतलब धान के द्वारा जो अर्थ यानी धन है, वो क्या होगा? धान्यार्थ। यानी धान बेच करके जो अर्थ दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे? धान्यार्थ। तो कहने गुण और वचन, ये बताया ना मैंने। और तत्कृते नेति किम, तो तत्कृत मतलब, तत्कृत मतलब अक्षणा काणा है, तो यहाँ नहीं होगा। अक्षकाण है, ये समास नहीं होगा। गुण वचनेन, तो गोभी वपावान। ठीक है, तो गुण वचन से क्या है, गोभी गायों के द्वारा, ऐसा कुछ है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यही होंगे, क्योंकि धान से जो अर्थ मिला उसको क्या कहेंगे? धान्यार्थ कहेंगे। किरणा काण है तो क्री काण, संकुला के द्वारा खंड है तो संकुला खंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि तत्कृत अर्थ होना चाहिए, इसीलिए होगा। ठीक है, तो ऐसा आशा है कि समझ आ गया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, तो आप तत्पुरुष समास देखेंगे, तो तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, अगला, अगला सवाल है, एतेषु कस्मिन् पदे उपपद तत्पुरुष समास वर्तते। ठीक है, उपपद तत्पुरुष, प्राचार्य, कुंभकार, अब्राह्मण, घनश्याम। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बताएंगे? इस सवाल का सही जवाब है, तो अब एक बार हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, समास। तो कह रहे हैं सबसे पहले प्राचार्य। तो प्राचार्य कैसे बनेगा? तो एक सूत्र आता है, एक परिभाषा है, एक वार्तिक है, कुगति प्रादयः, प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया। ठीक है, यानी कु, गति और प्र आदि
का गत जान्य अर्थ में प्रथमा के साथ क्या होता है, समास होता है। तो प्रगतः आचार्य, तो जो प्रगति प्राप्त कर गया ऐसा आचार्य को क्या कहेंगे हम, प्राचार्य। ठीक है, आचार्य मतलब कोई आचार्य पढ़ाने वाला, और वो प्रगति को प्राप्त कर गया तो उसको क्या कहेंगे, प्राचार्य। यानी पद को श्रेष्ठ पद में आ गया है वो, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, कुगति प्रादय गतात्यर्थे, यानी उसने गति की है, मतलब उसने श्रेष्ठता प्राप्त की है, इस अर्थ में ये प्राचार्य शब्द बनेगा। अगला क्या है, कुंभकार। कुंभकार एक सूत्र आता है उपपदम अतिंग, तो ये कहता है उपपदम सुबंतम समर्थेन, यानी जो उपपद शब्द है, ठीक है, उपपद शब्द क्या होता है, यानी किसी भी चीज का किसके द्वारा नाम पड़ जाना, कोई भी चीज है, जैसे कुमार है, तो कुंभ को करने वाला क्या होगा, कुमार होगा। ठीक है, तो समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। फिर कहते हैं अति तिगंतश्च अयम समासः, और कुंभम करोति इति कुंभकार, यानी जो कुंभ को करता है, यानी जो घड़े का निर्माण करता है, वो क्या होगा, कुमार होगा। ठीक है, तो ये उपपद है इसका। फिर कह रहे हैं इह कुंभ अस कार, तो ये इति अलौकिक विग्रह है ये। तो विग्रह दो प्रकार का होता है, लौकिक, लौकिक क्या होता है, जो सीधा लोक के समझ आ जाए, और अलौकिक क्या होता है, जो व्याकरण को समझ आता है, केवल व्याकरण को। ठीक है, व्याकरण को, जो व्याकरण जानने वाला है उसको समझ आता है। ठीक है, तो ये क्या है, अलौकिक विग्रह। और लौकिक विग्रह क्या होगा, ये होगा कुंभम करोति इति कुंभकार, यानी जो घड़ा बनाता है वो। ठीक है, अगला, अगले ऑप्शन पर चलते हैं, अब्राह्मण। अब्राह्मण क्या होता है, नय, नय समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। ठीक है, नय नय एक सूत्र है, वो सूत्र कहता है कि नय समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है, और और कह रहे हैं क्या होता है, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण। ठीक है, तो अवृषलः, न वृषला इति अवृषलः। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये होगा, न ब्राह्मण करेंगे तो अब्राह्मण, और न वृषला इति अवृषला, तो कौन सा समास हो गया, नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, फिर एक सूत्र आता आता है न लोपो नय। क्या आता है, न लोपो नय, तो नय नस्य लोपः स्यात् उत्तर पदे, उत्तर पद में क्या हो जाता है, न का लोप हो जाता है। ठीक है, किस सूत्र से, न लोपो नय से न का लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न प्लस ब्राह्मण हो जाएगा ना। फिर इस न का लोप हो जाएगा तो न में वो तो रह जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, अब्राह्मण। क्या हो जाएगा, अब्राह्मण, इसलिए ये अब्राह्मण बन गया। घनश्याम उपमानानि सामान्य वचन, ये एक सूत्र है, कहता है उपमान के, उपमान के द्वारा जो सामान्य वचनों, सामान्य चीज है, तो क्या कह रहे हैं, घन इव श्यामा, यानी घन के समान, बादल के समान सांवला। ठीक है, तो उपमेय उपमान में समास होता है, तो घन इव श्यामा यानी बादल के समान सांवला। और सात पार्थिवादि नाम सिद्धये, एक वार्तिक आता है, उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम, उपसंख्यानम मतलब ये वार्तिक कहता है कि उत्तर पद का क्या हो जाता है, लोक लुक हो जाता है, किसमें, सात पार्थिव आदि शब्द की सिद्धि में क्या हो जाएगा, उत्तर पद का लोप हो जाएगा। कैसे, तो उदाहरण दिया, सात प्रिय पार्थिव, क्या हो जाएगा, सात पार्थिव। तो सात, सात, सात पार्थिव आदि शब्द है, तो सात शब्द के साथ ये प्रिय शब्द है ना, ये तो इस प्रिय, सात प्रिय है ना, तो इस प्रिय का लोप हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक परिभाषा, एक वार्तिक आया, कह रहे हैं सात पार्थिव आदि की सिद्धि में जो उत्तर पद होगा उसका विकल्प से क्या हो जाएगा, उपसंख्यानम लोप हो जाएगा। ठीक है, तो सात प्रिय पार्थिव क्या बन जाएगा, सात पार्थिव। तो ये वार्तिक से होगा, ये ध्यान रखेंगे। और घन इव श्याम में समास किससे होगा, उपमानानि सामान्य वचन से। और एक उदाहरण और दिया, देव पूजको ब्राह्मण, तो देव पूज को, तो पूज को शब्द है, इसके इसका लुक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देव ब्राह्मण। ठीक है, आशा है कि समझ आ गया होगा।
तो इस सवाल का सही जवाब होगा कुंभकारः। यहाँ तो उपपद है, क्योंकि कुंभ को करने वाला। अब्राह्मण नय तत्पुरुष है, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, यानी जो ब्राह्मण नहीं है। घनश्यामः, यहाँ पे उपमानानि सामान्य वचन ही से समास हो गया। और प्रगतः आचार्य, यहाँ पर प्राचार्य हो गया, ये गति तत्पुरुष हो गया। प्रादि तत्पुरुष भी कहते हैं, गति तत्पुरुष भी कहते हैं। अगला, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके पश्चात अगला है प्रश्न नंबर 8। प्राप्तोदकः समासिक पदस्य वाक्य विग्रहे पूर्वं पदम कस्यां विभक्तौ भविष्यति। तो प्राप्तोदकः इस समासिक पद में विग्रह वाक्य में पूर्व पद क्या होगा और किस विभक्ति में होता है ये? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी। तो इस सवाल का सही जवाब, तो इस सवाल का सही जवाब है प्रथमा होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे होता है प्रथमा। तो एक सूत्र है हलंतात् सप्तम्यार संज्ञायाम। क्या है सूत्र? हलंतात् सप्तम्याह संज्ञायाम। तो कह रहे हैं हलंतात् अदंतात् च। हलंत और अदंत शब्दों से सप्तमी का अलुक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंठे काला शब्द है ना, तो कंठे यानी कंठ में काल है जिसके। ठीक है, तो कंठे का जो सप्तमी विभक्ति है, क्यों? क्योंकि ये अलंत अदंत शब्द था, इसीलिए इसका लुक लुक नहीं अलुक हो गया, यानी लुक नहीं हुआ। ठीक है, तो प्राप्तम उदकम यम सह, तो वो क्या होता है? प्राप्तोदकम। ठीक है, तो यहाँ पे उदकम में प्रथमा है ना, इसीलिए प्राप्तम में भी है, तो प्राप्तम उदकम। तो यम सह, तो ये भी पूछा गया है कि इसका विग्रह क्या होगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। प्राप्तम उदकम यम सह, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? वैसे बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा? बहुव्रीहि समास होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदको ग्रामः। और उड रथो अनड्वान और उपभृता पशु रुद्र। ठीक है, तो ये भी लुक नहीं हुआ। और उद्धृतौना स्थाली पीतांबरो हरि वीर पुरुषो ग्राम। ठीक है, वीर पुरुषों वाला ग्राम। प्रादिभ्यो धातु जस्य वाच्यो वा च उत्तर पद लोपः, ये वार्तिक है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? प्रादि से धातुज कोई शब्द है, कोई वाच्य है, उसके उत्तर पद का लोप होता है। जैसे प्रति प्रपतित पर्ण, तो प्रपतित में जो प्रादि है, प्र आदि वाला है, तो इसके उत्तर पद यानी पतित का लोप हो जाएगा। किससे? वा अर्थात विकल्प से। किससे हो जाएगा? विकल्प से। किसका? तो यहाँ प्रपतित पर्ण हमें क्या हो जाएगा? प्रपर्ण शेष बचेगा। इसमें इस पतित शब्द का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। ठीक है, विकल्प से तो दोनों बढ़ेंगे, प्रपतित परिणाम और प्रपरिणाम। ठीक है, फिर एक सूत्र आता है नय नयो अस्त्यर्थानाम वाच्यो वाच्य उत्तर पद लोपः, ये भी वार्तिक है। तो ये वार्तिक क्या कहता है? अविद्यमान पुत्र अपुत्र। तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न विद्यमान है पुत्र जिसका। ठीक है, विद्यमान नहीं है पुत्र जिसका, ऐसा करेंगे अविद्यमान पुत्र यस्य सह, ऐसा यदि विग्रह करेंगे तो बहुव्रीहि समास है। और बहुव्रीहि समास है तो नए अर्थानाम, नए अर्थों वाला कोई भी वाक्य वाच्य हो, तो उसका विकल्प से क्या हो गया? उत्तर पद का लोप होता है। तब इस विद्यमान शब्द का भी क्या हो जाता है? इस वार्तिक से लुक हो जाता है। तब क्या बनता है? अपुत्र और अविद्यमान पुत्र। तो इसको यहाँ ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पे नए तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ कौन सा समास बताएंगे? यहाँ बहुव्रीहि समास बताएंगे। क्यों? तो मैंने बता दिया कि एक भी विद्यमान पुत्र नहीं है जिसका, ऐसा यदि विग्रह करेंगे अविद्यमान पुत्र यस्य सह, तो उसको अपुत्र भी कहेंगे, अविद्यमान पुत्र भी कहेंगे। ठीक है,
किस सूत्र से? हलंतात् सप्तम्याम संज्ञायाम से अविद्यमान पुत्रः, और फिर इस वार्तिक से इसका लोप कर देंगे, किसका? विद्यमान शब्द का, इसलिए क्या बन जाएगा ये? तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या है? सवाल नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, असंगतम विकल्पम चिनुता, असंगत विकल्प चुनना है। तो वारिणी द्वितीय बहुवचन है क्या? मधुनी प्रथमा बहुवचन है क्या? मधुने चतुर्थी का एक वचन है क्या? मधुषु सप्तमी का बहुवचन है क्या? तो इस बार ये सवाल 2024 में भी आया है और 19 में भी आया हुआ था। तो मधु का रूप और वारी का रूप इस बार भी आया था, हरि का भी आया था, ठीक है। तो ध्यान रखें, व्याकरण से लगभग 30+ सवाल आते हैं, तो व्याकरण को आप अच्छे से कर लीजिएगा, कम से कम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है? वारी 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 वारिणी वारिणी। तो हम देखते हैं, एक बार शब्द रूप देख लेते हैं। तो पहले गलत तो यहाँ पर पहला ही है, ठीक है। तो क्या होगा? सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, तो पहले क्या बनता है? वारी वारी वारिणी, ऐसे नहीं बनता, ठीक है। क्या बनता है? ये मात्रा है ना, ये छोटी मात्रा लगती है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, ये द्वितीय द्विवचन में बनता है। क्या बनता है? वारी वारिणी वारिणी, ठीक है। तो ये बनता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये बड़ी मात्रा दे दी। तो एचटेट में ये ध्यान रखें कि एक एक मात्रा के अंदर ही क्या करते हैं? गलतियां करवाते हैं। तो मधु मधुनी मधुनी, ठीक है। तो मधु का रूप तो लिखा है, ये देखो, मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, ठीक है। तो ये ठीक है। इसके बाद मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनी, इसको आप याद कर लीजिएगा पक्का। फिर द्वितीय द्विवचन में मधुनी मधुनी मधुभ्याम 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 मधुनो मधुनो मधुनी, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और मधुनी, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, इसमें ये दीर्घ मात्रा है, इसमें भी दीर्घ मात्रा है, ये दोनों एन सेम है, ठीक है। इकारांत नपुंसक लिंग रूप है, की संज्ञा का ही है। और मधुभ्य मधुभ्य मधुना मधुषु हे मधुनी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज्यादा पूछने लायक होता है एक तो एक वचन का पूरा, और ये द्वितीय बहुवचन पर सभी शब्दों का पूछते हैं। और और तो इतने ज्यादा नहीं है, या ये षष्ठी का बहुवचन, ठीक है। तो ये ज्यादा पूछने लायक ये हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या क्या बताया है? ये प्रथमा का बहुवचन है, तो ये देखो सही है, प्रथमा का बहुवचन है। और इसके बाद है चतुर्थी का एक वचन मधुने, तो ये मधुने है, ये रहा। और इसके बाद है मधुषु सप्तमी का बहुवचन है, तो ये भी ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये पूछे हैं मधुनी द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, और सप्तमी बहुवचन, ठीक है। तो ये पूछते हैं। अगला, आज का अंतिम सवाल क्या है? असंगतम विकल्पम निर्दिशतु। क्री धातु का विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन कुरिया बनता है क्या? ज्ञा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन चांद बनता है क्या? चूर धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन सौर्यानी बनता है क्या? और चिंत धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में चिंतितु बनता है क्या? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो ये तो आपको सब याद होगी, क्री धातु है वो, करोतु कुरुताम कुरुवंतु, ठीक है। कुरियात कुरियाताम कुरियुः कुरियाह, तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? विधिलिंग लकार में कुरियाह बनता है, ये तो ठीक हो गया। इसके बाद ज्ञा धातु का, ये चलो हमें आता नहीं है, ये समझो। इसके बाद चुर धातु का लोट लकार है, तो चोरयतु चोरयताम चोरयंतु चोरयत चोरयतम चोरयत चोरयाणी, तो ये भी सही है। और चिंत धातु का चिंतयतु प्रथमा का एक वचन में बनता है, तो ये तीनों ठीक है, तो ये गलत होगा,
ठीक है। तो ज्ञा धातु कैसे चलती है, तो ये मैंने दिया है ज्ञा। तीसरा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन होगा, यानी सवाल के हिसाब से, सवाल में गलत पूछा है। तो ज्ञा अवबोधनीय धातु है, क्रियादि गणकीय या परस्मैपदी सकर्मक धातु है। ठीक है। कर्तरी लोट लगा प्रश्न परस्मैपद। तो जानातु, जानीतात और जानीताद, ये दो वैकल्पिक रूप बनते हैं। जानीतात, जानीताम जानन्तु, और जानीतात, जानीताद, जानी ही, तो जानीतम जानीत। ठीक है, ये वैकल्पिक रूप बनते हैं दो में, ये ध्यान रखेंगे। जानानी, जानावा, जानामा। ठीक है। तो ये था ज्ञा धातु का। तो आप ज्ञा धातु का भी ये याद कर रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारे ये प्रश्न श्रृंखला अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि कैसी लगी वीडियो। और हम शीघ्र ही आगे के प्रश्नों को लेकर के डिटेल सोल्यूशन, सब तक के लिए